दोस्तों नमस्कार। प्रधान हिंदुस्तानी में स्वागत है आपका। मैं दुर्गा प्रसाद। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है और जितनी इंटरेस्टेड है उतनी ही दर्दनाक, इसलिए कहानी को पूरा सुने जरूर। दिल्ली के दयालपुर इलाके में रहने वाली 22 वर्षीय तैयबा उर्फ आयत एक मासूम, नरम दिल और बेहद शांत स्वभाव की लड़की थी। घर में सबसे छोटी, इसलिए माँ बाप की आंखों का तारा थी, भाइयों की जान और पड़ोस भर की प्यारी गुड़िया। उसकी दुनिया छोटी थी पर सपने बहुत बड़े थे। एक खुशहाल परिवार, इज्जत और सच्चे प्यार से भरी जिंदगी, ठीक वैसी जैसी वो रातों में आंखें बंद करके देखती थी। उसकी मुस्कान देखकर माँ का दिल भर आता था। वो अक्सर कहती थी, मेरी बेटी किसी दिन अपने नाम का सूरज लेकर उगेगी। और पिता गर्व से कहते थे, इसकी किस्मत इसे कभी धोखा नहीं देगी। इन्हीं सपनों के दिनों में तैयबा की जिंदगी में एक दिन आया फैजल चौधरी। पहले अनजाने की तरह हल्की सी मुलाकात, फिर दोस्ती, फिर बातें बढ़ीं। चैट्स, कॉल्स, रात के लंबे लंबे संवाद और दिलों का एक दूसरे में पूरी तरह खो जाना। फैसल बात बात में मोहब्बत के वादे करता और कहता, तैयबा तुम मेरी जिंदगी हो, जिंदगी की आखिरी मोहब्बत हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और मोहब्बत में डूबी तैयबा ने इन शब्दों पर अपनी पूरी जिंदगी का भरोसा रख दिया। धीरे धीरे बातें आगे बढ़ती गईं और शादी तक पहुंची और दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। तैयबा खुश थी। उसे लगा अब जिंदगी एक नई कहानी लिखने वाली है। वो अभी भी अपनी माँ बाप के साथ ही रहती थी, पर दिल में नए सपनों का आसमान बस चुका था। पर दोस्तों, कहानी बस इतनी सी नहीं है। इस रिश्ते में एक साया था, एक ऐसा सच जो फैसल के दिल के अंधेरे में बंद था, जिसे वो दुनिया से छुपाना चाहता था, खासकर अपने परिवार से और अपनी जिंदगी में पहले से मौजूद किसी और रिश्ते से। फैसल हर हाल में चाहता था कि उसका और तैयबा का रिश्ता पर्दे के पीछे रहे, किसी को पता न चले। बार बार कहता, अभी सही समय नहीं है, सबको बाद में बताएंगे। तैयबा को उसकी यह बेचैनी समझ नहीं आती थी, पर उसने सवाल पूछना छोड़ दिया, क्योंकि प्यार में भरोसा ही सबसे बड़ी धड़कन होता है। लेकिन दोस्तों, प्यार कभी कभी इंसान को इतना अंधा कर देता है कि वह सामने खड़े तूफान को भी हवा समझ लेता है। हर मुस्कुराता चेहरा सच्चाई का आईना नहीं होता, हर वादा हमेशा सच नहीं होता, और कभी कभी मोहब्बत का सबसे सुंदर चेहरा सबसे खतरनाक नकाब साबित हो जाता है। तैयबा को यह पता था कि जिस प्यार को वो अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच मान रही है, वही आगे चलकर उसकी जिंदगी की सबसे दर्दनाक, सबसे खौफनाक सच्चाई बन जाएगा। शादी के कुछ ही हफ्ते बाद एक सुबह सब कुछ अचानक बदल गया। तैयबा घर से गायब हो गई, बिना बताए, बिना कुछ कहे। ना कोई चिट्ठी, ना कोई मैसेज, ना कोई आखिरी बातचीत। सुबह जब माँ ने दरवाजा खटखटाया, तैयबा का कमरा खाली था, कपड़े वहीं, फोन बंद और बिस्तर पर सिर्फ एक तकिया पड़ा था, जैसे रात में किसी ने चुपचाप उसे उठा लिया हो। पहले परिवार ने सोचा शायद पास ही कहीं होगी, पर जैसे जैसे घंटे बीतते गए, शाम करीब आ गई और सूरज ढल गया और उसका फोन लगातार स्विच ऑफ था। परिवार के लोग लगातार तलाश में लगे रहे, पर कहीं नहीं मिल रही थी। माँ का दिल घबराने लगा, आंखों में बेचैनी और आवाज में कांपती दहशत। मेरी बच्ची कहाँ चली गई? क्या हुआ होगा मेरी बच्ची को? रात भर किसी ने एक पल भी नींद नहीं ली। माँ दरवाजे की ओर टकटकी लगाए बैठी, हर मिनट ये उम्मीद करते हुए कि बस अब दरवाजा खुलेगा और तैयबा मुस्कुराते हुए कहेगी, अम्मी मैं आ गई। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तैयबा के अचानक लापता हो जाने के बाद उसके परिवार ने बेचैनी और डर से भरे मन से दिल्ली पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट मिलते ही पुलिस ने बिना देर किए जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस ने तय किया कि तैयबा के अपने परिवार से पूछताछ की जाए, क्योंकि कई बार घर के अंदर की बातें ही बड़ी घटनाओं की जड़ बन जाती हैं। पुलिस ने तैयबा के परिवार से लंबी पूछताछ की। क्या तैयबा हाल ही में तनाव में थी?
क्या किसी बात को लेकर चिंता या विवाद हुआ था? क्या उसने कभी किसी परेशानी या डर का जिक्र किया था? क्या उसकी किसी लड़के से बात होती थी? उसने कभी किसी लड़के के बारे में आप लोगों से कुछ बताया था? परिजनों ने दर्द भरी आवाज में पुलिस से बताया। तैयबा बेहद शांत स्वभाव की थी। घर से बिना बताए कहीं जाना उसके स्वभाव में ही नहीं था। वो परिवार की जान थी। कभी किसी बात को लेकर शिकायत भी नहीं की और किसी के बारे में उसने परिवार से कोई बात नहीं बताई। पुलिस ने ध्यान से हर शब्द को नोट किया, लेकिन इस तरफ से किसी भी तरह का ठोस सुराग नहीं मिला। अब पुलिस के माथे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिखने लगी थीं। अब पुलिस का अगला कदम था तकनीकी जांच, यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालना। जब पुलिस ने तैयबा की मोबाइल लोकेशन और कॉल हिस्ट्री निकलवाई और उसे जांची, तो एक नाम बार बार सामने आने लगा, फैजल चौधरी का। कई दिनों तक नियमित और लंबी बातचीत होती थी। फिर अचानक एक दिन कॉल बंद हो गई और उसी रात मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। यही पैटर्न पुलिस के हाथ सबसे बड़ा संकेत लेकर आया। यहीं से पुलिस का शक गहराने लगा। क्या इस पूरे मामले में फैजल चौधरी की कोई भूमिका है? क्या वह सच्चाई छुपा रहा है? अब जांच ने गंभीर रूप ले लिया। पुलिस ने फैजल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पूछताछ के पहले ही दौर में फैजल का व्यवहार असामान्य और विरोधाभासी था। कभी वो परेशान होकर कहता, मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ है, और कुछ मिनट बाद बिल्कुल अलग तरह से बोलने लगता। कहता, शायद वो खुद ही कहीं चली गई होगी, आप वहीं पता लगाइए। उसकी बातें बदल रही थीं, चेहरा पसीने से भीग रहा था, आवाज कांपने लगी थी, और पुलिस के अनुभवी अफसर समझ चुके थे कि फैजल के अंदर कोई भारी सच दबा हुआ है। जैसे जैसे सवाल और कड़े हुए, फैजल की हिम्मत टूटने लगी। वो लगातार आंखें झुका रहा था, होंठ सूख रहे थे, हाथ बार बार कांप रहे थे। फिर अचानक कुछ पल की खामोशी के बाद, जैसे भीतर जमा अपराध का बोझ टूटकर बाहर आ गया हो, फैजल ने धीमी कांपती आवाज में कहा, हाँ, मैंने ही किया है, मैंने ही तैयबा को मार डाला। यह बात सुनते ही कमरे में मौजूद हर व्यक्ति कुछ सेकंड के लिए निशब्द हो गया। सभी के होठों से शब्द खत्म हो चुके थे और हत्या की सच्चाई पहली बार दुनिया के सामने आई थी, एक टूटे हुए इकरार के रूप में। कुछ देर में खामोशी टूटी तो पुलिस ने उससे पूछा, आखिर क्यों? क्यों अपने ही हाथों से उस लड़की की जान ले ली जो तुमसे बेइंतहा प्यार करती थी? तो फैजल ने जो बताया उसने हर सुनने वाले को हिलाकर रख दिया। उसने कहा कि कोर्ट मैरिज के बाद तैयबा अपने माँ बाप के घर ही रह रही थी, लेकिन अब वो चाहती थी कि फैजल उसे अपने साथ रखे, एक वैध पत्नी की तरह, खुलेआम, इज्जत के साथ। मगर सच्चाई ये थी कि फैजल पहले से शादीशुदा था। उसकी एक पत्नी और पूरा परिवार पहले से घर में मौजूद था। लेकिन तैयबा इस सच से पूरी तरह अनजान थी, क्योंकि फैजल ने उससे घोर धोखा किया था। कोर्ट मैरिज करते समय उसने खुद को गैर शादीशुदा, अकेला और शादी के लिए तैयार बताया था। वह कभी तैयबा को अपने घर नहीं ले गया, कभी परिवार से नहीं मिलवाया, और हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल देता था। लेकिन जब सच धीरे धीरे तैयबा के सामने आया तो उसकी दुनिया बिखर गई, वो टूट गई। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वो अब हक मांगने लगी थी। वो चाहती थी कि फैजल उसे अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए रखे, क्योंकि वो अब धोखे की जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। तैयबा रोज रोज यही कहती, अगर मुझसे शादी की है तो अपने साथ रखो, मुझे छुपाकर क्यों रखा है? और दूसरी ओर घर पर फैजल की पत्नी इस बात से भड़क सकती थी। घर में झगड़े और कलह होने का खतरा था। फैजल का कहना था वो बीच में फंस गया था, न पहली पत्नी को छोड़ सकता था, न तैयबा के दबाव से छुटकारा पा सकता था। और इसी दबाव, डर और झूठ में डूबते डूबते उसके मन में एक खौफनाक सोच जन्म ले चुकी थी, अगर तैयबा ही नहीं रहेगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यही वो पल था जब फैजल ने तय कर लिया कि प्यार के नाम पर शुरू हुआ रिश्ता अब मौत पर खत्म होगा। 22 नवंबर की रात, प्लान किया हुआ अंत। उसने कहा, चलो आज बाहर घूमने चलते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। और तैयबा, जो हमेशा इस रिश्ते को बचाना चाहती थी, बड़ी उम्मीदों और मुस्कुराहट के साथ तैयार हो गई। सबसे पहले दोनों दिल्ली के एक क्लब गए
फिल्म देखी, डिनर किया, कुछ ड्रिंक्स ली और पूरी रात हंसी मजाक, प्यार का भ्रम और सपनों की बातें होती रहीं। लेकिन उन बातों और मुस्कान के पीछे फैजल के दिल में मौत का प्लान चल रहा था। रात करीब होने पर तैयबा ने कहा, चलो अब घर चलते हैं। लेकिन फैजल ने कहा, चलो थोड़ा कहीं और घूमते हैं। तैयबा के थोड़ा किंतु परंतु के बाद दोनों कार में बैठे और फैजल ड्राइव करता हुआ सीधे यूपी के बागपत के सरूरपुर कला गांव के जंगलों के बीच जा पहुंचा, जो एक सुनसान जगह थी। चारों तरफ काली रात, ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी और डरावनी झाड़ियां और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। कार रुकते ही तैयबा ने सवाल किया, यहाँ क्यों आए हो? लेकिन जवाब देने से पहले ही फैजल ने बंदूक निकाली और बिना एक पल गंवाए सीधे तैयबा पर गोली दाग दी। गोली की आवाज अंधेरी रात में गूंजती हुई चीख, और अगले ही सेकंड तैयबा की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। फैजल घबरा चुका था, पसीने से भीगा हुआ, कांपते हाथ और आंखें डर से पथराई हुई। उसने शव को खींचकर झाड़ियों की ओर घसीटा, घने पेड़ों के पीछे फेंक दिया और फिर कार लेकर पूरी तेजी से वहां से भाग गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इंसानियत की सबसे बड़ी हार उस सुनसान जंगल में दफन हो गई। कबूलियत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम फैजल को और तैयबा के परिजनों को साथ लेकर बागपत रवाना हुई। कई किलोमीटर के सफर के बाद पुलिस की गाड़ियों का काफिला एक सुनसान वीरान इलाके पर आकर रुका, जहां चारों ओर सन्नाटा था। घने जंगलों के बीच की घुप अंधेरी पगडंडी और हवा में फैलती बदबू एक अनकहा सच बयान कर रही थी। फैजल कांपते पैरों से आगे बढ़ा और एक पेड़ के पीछे पहुंचा और एक तरफ इशारा करके बोला, यही यही है तैयबा। पुलिस ने झाड़ियों को हटाया और जैसे ही टार्च की रोशनी आगे बढ़ी, वहां पड़ा एक निर्जीव शरीर दिखाई दिया। फटे हुए कपड़े, खून से सने निशान और सीने पर साफ दिखती गोली का घाव। वो तैयबा ही थी। उसी पर माहौल रोने की आवाजों से भर उठा। तैयबा के भाई जमीन पर गिर पड़े और मां बेहोश होकर चीखती हुई बोली, मेरी बच्ची, मेरी बेटी को क्या कर दिया? पुलिस अधिकारी भी अपनी भावनाएं रोक ना सके। कई की आंखों से आंसू निकलते देखे गए। दिल्ली पुलिस ने बागपत पुलिस के साथ मिलकर स्थानीय स्तर की कानूनी कार्यवाही पूरी की, पंचनामा किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरा इलाका पुलिस बल से घेर दिया गया। गांव वालों की भीड़ जमा हो चुकी थी। हर चेहरा सदमे में था, हर आंख नम थी। हर व्यक्ति बस यही सवाल पूछ रहा था, आखिर इतनी बेरहमी क्यों? उसी जगह खड़े पुलिस इंस्पेक्टर ने धीमी आवाज में कहा, अब सिर्फ एक ही काम बचा है, तैयबा को न्याय दिलाना। तैयबा का शव बरामद होने के तुरंत बाद पुलिस ने फैजल को कड़ी सुरक्षा में दोबारा हिरासत में ले लिया और उसे बागपत से दिल्ली लेकर चले गए, जहां उससे लगातार गहन पूछताछ की जा रही है। अब मामला सिर्फ गुमशुदगी या शक का नहीं था, यह एक क्रूर योजनाबद्ध हत्या का आरोप था। ऐसा अपराध जिसकी हर कड़ी अब पुलिस को जोड़नी थी, ताकि तैयबा को न्याय मिल सके। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की तलाश कर रही है। पता लगाया जा रहा है कि बंदूक किसने दी, क्या वो लाइसेंसी थी या वैध। गाड़ी की फॉरेंसिक जांच, जंगल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज और घटना स्थल से मिले सबूत, सब कुछ एक एक करके इकट्ठा किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, फैजल और तैयबा की मोबाइल फोन, चैट हिस्ट्री, कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन ट्रैकिंग, सब कुछ डिजिटल फॉरेंसिक टीम के पास भेज दिया गया है, क्योंकि सच्चाई सिर्फ जुबान से नहीं, तकनीक से भी पकड़ी जाती है। बहुत जल्द चार्जशीट कोर्ट में पेश होगी और यह मामला अदालत में तेजी से सुना जाएगा। अब सवाल सिर्फ अपराध का नहीं, न्याय का है। सोचिए दोस्तों, एक मासूम लड़की जिसने अपने दिल की इस धड़कनों से ज्यादा एक इंसान पर भरोसा किया, जिसने अपने सपनों की गठरी उठाकर अपनी पूरी दुनिया उसके कदमों में रख दी। उसे क्या पता था, जिस हाथ को उसने सुरक्षा समझकर थामा था, वही हाथ उसकी जिंदगी छीन लेंगे। यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या मोहब्बत करना गलत था, या गलत इंसान पर भरोसा करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी? उसकी मां का टूटा हुआ दिल आज भी सवाल पूछ रहा है। मेरी बेटी ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, तो उसे इतनी दर्दनाक मौत क्यों मिली? उनकी आंखों में आज भी वो अधूरी उम्मीद तैरती है
कि काश कोई चमत्कार हो जाए और उनकी बेटी फिर से दरवाजे से मुस्कुराते हुए अंदर आए। लेकिन सच पत्थर सा भारी है, तैयबा अब कभी वापस नहीं आएगी। दोस्तों, यह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक आईना है जिसमें हम सबको खुद को देखना होगा। रिश्ते झूठ, धोखे और छिपे हुए सच पर नहीं बनते। अगर प्यार में सम्मान नहीं, सच नहीं, बराबरी नहीं, तो वो रिश्ता सिर्फ एक धीमी मौत है। अगर कभी किसी रिश्ते में हिंसा, धमकी, डर या दबाव महसूस हो, तो चुप मत रहिए। समय रहते आवाज उठाइए। कानून मदद के लिए है, परिवार, दोस्त, समाज समर्थन के लिए हैं, क्योंकि खामोशी कई बार तलवार से भी तेज वार करती है। याद रखिए, अगर समय पर कदम नहीं उठाया जाए, तो खामोशी कई बार मौत बन जाती है। और हम सबकी जिम्मेदारी है कि किसी और तैयबा की जिंदगी इस तरह खत्म ना होने पाए। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची घटनाओं से समाज सीख ले, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची कहानी के साथ। जय हिंद।